स्वागत है आपका द पब्लिक न्यूज 24 के एक स्पेशल प्रोग्राम द हेल्थ टॉक विद मेड एक्सपर्ट में। मैं मोनिका बंसोड़ आज की होस्ट और हमारे को होस्ट आलोक शुक्ला सर मौजूद है। आज डीवाई पाटिल की जानी मानी हस्ती डॉक्टर अनंत पाटिल जो एसोसिएट प्रोफेसर है डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में। तो स्वागत है अनंत जी आपका हमारे हेल्थ टॉक विद मेड एक्सपर्ट में। थैंक यू डॉक्टर मोनिका। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, एक मेडिकल टॉक शो है। हम इसमें जानी मानी हस्ती को बुलाते हैं, मेडिकल फैटर्निटी जो डॉक्टर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं। हमारा पर्पस है कि हम आम पब्लिक को जागरूक करें हेल्थ से रिलेटेड, जो उनकी मिथ बनी है, आम पब्लिक की मन में धारणा है, उनको दूर करना हमारे इस टॉक शो का मकसद है। इसी से डॉक्टर आनंद पाटिल सर आज हमारे सामने हैं। तो हमारे शो में सर आपका स्वागत है। थैंक यू आलोक जी। थैंक यू डॉक्टर मोनिका। तो सर, जैसा कि हमने पहले भी सुना है आपके बारे में, बहुत सारे आप रिसर्च वर्क में रहे हैं। तो सर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं सर ने अपना MBBS MGM मेडिकल कॉलेज से किया है और अपना PG का डिग्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद से किया हुआ है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि आपका MBBS का जो सफ़र था वो फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक का सफ़र कैसा रहा सर? सो आलोक जी, ये जो सफ़र है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी एक्सपीरियंसफुल भी है। सो मैं MBBS में एडमिट हुआ था 1994 में और मेरा MBBS कंप्लीट हुआ 1999 में। उसके बाद इंटर्नशिप चली, उसके बाद 1 साल का जो गवर्नमेंट का कंपलसरी सर्विस होता है रूरल एरिया में करना, 1 साल वो हुआ। उसके बाद 2001 में मैंने MD को एडमिशन ली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में, और 2004 में फिर मैंने MD मेरी जो फार्माकोलॉजी की थी वो कंप्लीट करी। MBBS से लेके MD तक ये सफ़र काफ़ी स्ट्रगलफुल भी था एक तरह से, और एक तरह से काफ़ी सेटिस्फाइंग भी था। सेटिस्फाइंग इसलिए कि आई कुड डू वॉट एवर आई वॉज विलिंग टू डू। मतलब जब एडमिशन लिया था MBBS में कि कुछ करना है मेडिकल फील्ड में, जैसे जैसे थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता रहा, जैसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता रहा, एंड जब MD कंप्लीट हुआ तो पता चला कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस है, ट्रेडिशनल ऑप्शंस, लाइक कि एकेडमिक्स में आप नौकरी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप इंडस्ट्री में जा सकते हो। तो मैंने दूसरा वाला ऑप्शन मैंने चूज़ किया, इंडस्ट्री में जाने का। कुछ सालों के बाद ऐसा लगा कि इंडस्ट्री के बाद अभी थोड़ा सा एकेडमिक्स में कंसंट्रेट करना है, बिकॉज उसका भी एक रीज़न था। जब इंडस्ट्री ज्वाइन करी वहाँ पे पता चला कि रिसर्च इंडिया का जो है कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी कॉन्फ्रेंस है, वहाँ जाते थे तो सुनते थे कि इस एरिया में इंडिया का डेटा अवेलेबल नहीं है, इंडिया से इस डिसीज़ के बारे में डेटा बहुत कम आ रहा है। तो मुझे पता चला कि मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि इसके पीछे क्या रीज़न है। ओके सर, इससे रिलेटेड एक और रहेगा मेरा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर एक MBBS लाइफ एक अपना यादगार पल होता है, हॉस्टल की लाइफ। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका हॉस्टल का लाइफ कैसा था, और जो हम बात करते हैं पसंद आना, एक किसी को अपना क्रश मानना, सर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा रहा है आपकी MBBS लाइफ में? देखिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बट having come from a background which was very orthodox family and थोड़ा सा मतलब लाइफ का जो एंगल था मोर फोकस्ड वाज ऑन एकेडमिक्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय चाइल्डहुड। तो इस एरिया में मैंने कभी मतलब ज़्यादा फोकस मेरा हुआ ही नहीं, बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए मकसद तो एक ही था कि बस कुछ करना है, MBBS करके MD करके जल्दी से जल्दी सेटल होना है
एंड फैमिली के लिए कुछ करना है, दैट वाज द ओनली ऑब्जेक्टिव। एंड तो ये सारी चीजें शायद पीछे रह गई। टाइम आपका रहा तो आप मतलब आपका हर एक का देखने का तरीका है, तो आई डोंट रिग्रेट व्हाट आई डिड। आई थिंक ये सब सेटिस्फाइड प्रोसेस है, तो मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ मिस किया है। सर आपसे और एक चीज़ पूछना चाहती हूँ मैं, सर कितना इम्पोर्टेंट है एमबीबीएस स्टूडेंट की लाइफ में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, उसके पीजी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए और उसके आगे प्रैक्टिसिंग के लिए? आई थिंक फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी दूसरे सब्जेक्ट से अलग नहीं किया जाता। आप मेडिसिन करो, आप गायनेकोलॉजी करो, पीडियाट्रिक्स करो, ऑर्थो करो, जो भी ब्रांच आप करो उसमें मेडिसिन ड्रग्स तो आना ही है। तो फार्माकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको लाइफ टाइम तक आपका कंपेनियन रहेगा। तो इसीलिए आप अगर सेकेंड ईयर में जब से आते हो तो इसको सिर्फ फार्माकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट फॉर पासिंग सेकेंड ईयर, ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये मोटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका एक नया पार्टनर आपके साथ जुड़ा हुआ है जो आपको लाइफ तक साथ में रहेगा आपके, और आप अगर उसके साथ अच्छे से जुड़े रहो तो आपको सक्सेस गारंटेड है। सर आपके हिसाब से हमें लाइक पीजी की प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी चाहिए? अगर हमने थोड़ा सा डिले किया, जैसे कि थर्ड ईयर में शुरू किया, फाइनल ईयर में शुरू किया, तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है? अभी देखिए, इस पे हर एक व्यक्ति का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है। जो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का और फाइनल ईयर का, इन चारों सब्जेक्ट का पढ़ाई अगर उस टाइम पे अगर आपने अच्छी सी पढ़ाई करी है तो पीजी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत छोटा सा कष्ट लगेगा, बिकॉज आपके कंसेप्ट अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे हैं तो जो पीजी में भी एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वो क्वेश्चंस भी आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के सिलेबस के ही ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो इसीलिए पीजी को अलग से तैयारी करना है, ये कंसेप्ट ही मुझे थोड़ा सा मतलब अलग लगता है। नेवरदलेस ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। तो पीजी के लिए अलग से आपको फोकस करके पढ़ाई करनी होगी, बिकॉज उसका जो पैटर्न है, उसका जो सिलेबस है, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, उसके लिए आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट कंसेप्चुअली अगर आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर अगर अच्छा है तो पीजी आपका जो प्रिपरेशन रहेगा काफी इजी रहेगा। सर मैं भी एक एमबीबीएस स्टूडेंट रही हूँ। लाइक व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर आई यूज्ड टू बंक क्लासेस। ऐसे तो कई सारे बच्चे करते हैं। सर आप ऐसा कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं जहाँ पे आपने भी कभी बंक किया हो, या फिर लाइक ऐसा कोई इंसिडेंट, कोई ऐसी मस्ती सर? I think I don't know whether that will be called as masti, but yes, as a student, these instances happen in everybody's life, and I'm not an exception. तो हम जब स्टूडेंट थे तब क्रिकेट was very popular game. Even today it is one of the popular games. तो हम लोग मैं तो हॉस्टल रहता था और MGM मेडिकल कॉलेजेस में हमारा जो ग्रुप रहता था, तो वहाँ पे सब लोग रूम करके रहते थे, मतलब फ्लैट्स में वगैरह। तो किसी के रूम में शायद टीवी वगैरह होता नहीं था, और जब तेंदुलकर की बैटिंग रहती थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच रहती थी, या कोई एक इम्पोर्टेंट मैच रहती थी, तो पूरा क्लास का क्लास बंद होता था। और हम लोग जहाँ पे टीवी है, एज अ ग्रुप हम लोग एक जगह पे जाते थे, काफी मस्ती करते थे, मैचेस देखते थे। बट दैट वाज फॉर काइंड ऑफ री एनर्जाइजिंग आवर सेल्फ, एंड दैट यूज्ड टू गिव मोर एनर्जी टू स्टडी मोर। अगर इंडिया जीत जाती थी तो और ज्यादा मतलब पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट रहता था। अगर हार जाती थी तो दूसरे दिन शायद हम लोग पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान कम रहता था हमारा। सर जैसा कि हमें मालूम है कि आपने बहुत सारी रिसर्च किया और डी.वाई. पाटिल के एक नामी गिरामी आपसे चेहरे हैं सर। तो सर एक हर स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि एक हॉस्टल लाइफ जो बोलते हैं हर किसी के यादगार पल रहता है हॉस्टल लाइफ। सर आप अपने लाइफ का कुछ ऐसा पार्ट शेयर करना चाहेंगे जो हॉस्टल लाइफ का आपका सबसे बड़ा यादगार पल? ऐसे तो काफ़ी यादगार पल है। मैं रहता था हॉस्टल में, वो था गवर्नमेंट का हॉस्टल और वो पूरा बॉयज़ हॉस्टल था। एंड मेरा कॉलेज काफ़ी हॉस्टल से दूर था, तो मुझे सिटी बस से रोज़ जाना पड़ता था, सिटी बस से वापस आना पड़ता था, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता था। बट अगेन दैट वाज वेरी काइंड ऑफ इमोशनल एंड क्या बोलते हैं उसको कि एक लाइफ की जो जुड़ी, अगर मुझे कोई यादगार चीज़ें पूछो तो सिटी बस से हॉस्टल से निकलो, सुबह 7 बजे 8 बजे का लेक्चर अटेंड करो, पूरा दिन कॉलेज अटेंड करो, और सिटी बस से जब वापस आते थे आई थिंक हॉस्टल में वापस जाना और रिलैक्स करना, दैट वाज रियली काइंड ऑफ सेटिस्फाइंग एवरी डे।
सर मैं आपसे इससे रिलेटेड एक और सवाल है जो हर एक स्टूडेंट की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो सर आपका आफ्टर 12 जो हम मेडिकल एंट्रेंस के एग्ज़ाम आपने दिया था, तो आफ्टर 12 एमबीबीएस में एंट्री करने का वो सफ़र सर कैसा था और क्या क्या स्ट्रगल आपको करना पड़ा था एमबीबीएस सीट के लिए? यस, तो देखिए ऐसा था कि मेरे जब मैंने एमबीबीएस को एडमिशन ली 1994 में, उस टाइम पे हमारा एडमिशन एंट्रेंस के बेसिस पे नहीं हुआ करता था। हमारा जो एडमिशन था तो आपका जो पीसीबी का जो टोटल है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का जो टोटल है, उसके ऊपर आपकी डायरेक्ट एडमिशन होती थी एमबीबीएस में। तो मेरा 12th का जो मतलब ब्रांचेस थी, मेरा जनरल साइंस था, तो आई कुड हैव गॉन टू इंजीनियरिंग एज वेल एज मेडिकल। बट मेरा जो एल्डर ब्रदर है ही ऑलरेडी वेंट टू इंजीनियरिंग, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, बिकॉज फैमिली में ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग के लिए गए हैं, तो मैं थोड़ा डॉक्टर के लिए ट्राई करूं। बट उस जमाने में ऐसा था कि गारंटी भी नहीं थी कि मेडिकल को एडमिशन मिले या ना मिले, तो मैंने दोनों सब्जेक्ट चूज किए कि इंजीनियरिंग का ऑप्शन रखे और बायोलॉजी का ऑप्शन रखे। एंड फॉर्चुनेटली दोनों सब्जेक्ट में आई कुड गेट गुड मार्क्स। तो हमारे टाइम पे थोड़ा सा मेडिकल का एडमिशन डिले हुआ था, तो 6 महीना मैंने इंजीनियरिंग भी करी। और इंजीनियरिंग करने के बाद देन जब मेडिकल की एडमिशन आई तो मेरा मेडिकल को नंबर लगा देना, आई ऑब्वियसली ऑप्टेड फॉर एमबीबीएस। कांग्रेचुलेशंस सर, यू गॉट योर मेडिकल सीट। थैंक यू। और सर आज के डेट में जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस होने के बाद हर कोई क्लिनिकल फील्ड लेना पसंद करता है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल गोज टू मतलब क्लिनिकल फील्ड में। सर इसमें लोग नॉन क्लिनिकल फील्ड में क्यों नहीं आते हैं, इसका रीजन क्या है? देखिए, इसका रीजन मेरे हिसाब से इट्स ऑल अबाउट परसेप्शंस। मतलब लोगों के खुद के परसेप्शंस है कि फार्माकोलॉजी है या तो कोई नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है, उनको स्कोप नहीं है या तो लिमिटेड स्कोप है, ये परसेप्शन है लोगों का। तो मेरा 100% मानना ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज है वो तो कुछ ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटीज होती है, बट अगर आपको सब्जेक्ट अच्छे से पता है तो आप आपकी अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढ सकते हो, खुद क्रिएट कर सकते हो। देखिए, एज फार एज फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट जो है उसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। शायद जब आप एमबीबीएस करते हो या तो इंटर्नशिप करते हो तब तक इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको ज़्यादा शायद एक्सपोजर नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो एक तो ऑब्वियसली एकेडमिक वाला करियर आपके पास है, दूसरा एक बहुत अच्छा करियर ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसमें जो मेडिसिन बनती है, उसमें जो उनके रिसर्च चलते हैं, तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस दैट कैन गाइड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज फार्माकोलॉजी। सो एमडी फार्माकोलॉजी अगर करते हो तो इंडस्ट्री में जाने का, रिसर्च में जाने का आपके पास एक काफ़ी अच्छा सा ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो शायद लोगों को पता नहीं है। सर आज के डेट में लाइक फार्माकोलॉजी का क्या स्कोप है, मतलब आगे चल के फार्माकोलॉजी कहाँ तक, या यूएस या अगर हम अब्रॉड में जॉब करने की बात करें, यूएस में, अब्रॉड में या इंडिया में अपन क्या क्या ऑप्शन हो सकता है उनके लिए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं उसको थोड़े अलग तरीके से रखना चाहूँ। एक तो मैंने आपका जो एकेडमिक्स वाला ऑप्शन तो बता दिया, जब सबको पता है। थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इंडस्ट्री में क्या स्कोप फार्माकोलॉजी के लिए है इंडिया में और अब्रॉड में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, एक इंडियन कंपनीज होती है, एक मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है उनकी ऑफिसेस दे आर स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो अगर आप यहाँ अच्छा काम करो तो हो सकता है किसी दूसरे कंट्री में अपॉर्चुनिटी है तो यू माइट बी ट्रांसफर्ड टू दैट कंट्री फॉर फ्यू ईयर्स। तो दैट इज वन वे यू गो अब्रॉड एंड वर्क फॉर द फार्मास्यूटिकल कंपनी। सेकेंडली, आप फार्मास्यूटिकल के जो अलग अलग दूसरे ऑप्शन है, लाइक फार्माकोविजिलेंस का एक ऑप्शन है, जहाँ पे आज के डेट में ड्रग सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें अगर काफ़ी फोकस काम करना है तो फार्माकोविजिलेंस के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है, अब्रॉड में भी अवेलेबल है। तो ये रही अब्रॉड की बात। इंडिया में चाहे वो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, चाहे वो मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, सब कंपनीज को एक मेडिकल रिसोर्स की आवश्यकता होती है जो कि उनको गाइड करे कि उनका जो बिजनेस है, मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसा एंगल दिया जाए, उसकी ग्रोथ कैसी एनहांस की जाए, जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसका जो प्रमोशंस है उसका साइंटिफिक प्रमोशन कैसा किया जाए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कैसा सिखाया जाए कि वो जाके डॉक्टर से क्या बात करे, उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके बारे में अगर उनका लाइफ साइकिल बढ़ाना है तो उसमें क्या रिसर्च हो सकती है।
अगर कोई नया प्रोडक्ट, बिकॉज आपका मेडिकल का नॉलेज अच्छा है, आपने कोई जर्नल में, कोई बुक में, कोई कॉन्फ्रेंस में एक अच्छा सा कंसेप्ट सोचा है, तो यू कैन गाइड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डोमेन। तो आपको भी खुद को सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपने कुछ किया है कंपनी के लिए, कंपनी को भी अगर अच्छा लगा तो योर ग्रोथ ऑल्सो भी इन प्रोपोर्शन विल बी एनहांस इन अ वे। सो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जितना अच्छा रहेगा उतना आपका प्रॉस्पेक्ट अच्छा रहेगा। सर अभी आपने देखा कि 2 साल का टाइम एक महामारी का टाइम था कोविड, जिसमें फार्मा जो इंडस्ट्री है जिसके ग्रोथ के चांसेस इंडिया में सबसे ज़्यादा देखे गए हैं, और हमें रिक्वायरमेंट भी है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने यहाँ बने। तो सर ये आफ्टर जो कोविड जो देखा गया है, क्या आपको लगता है कि स्कोप बढ़ने वाला है फार्मा का? देखिए, फार्मा का स्कोप कभी कम होगा ही नहीं, बिकॉज वी डील विद द लाइव्स, और लाइफ में डिसीज तो आनी ही है, तो दोनों ही है, मतलब ट्रीटमेंट रहो या तो प्रिवेंशन रहो, इसमें फार्मा का रोल मतलब इट्स गिवन। तो ट्रीटमेंट के लिए आपको नए ड्रग चाहिए, प्रिवेंशन के लिए आपको, जैसा फॉर एग्जांपल वैक्सीन आ रही है कोविड का, किसने सोचा था कि वैक्सीन हम लोग इतने कम टाइम में डेवलप कर पाएंगे। तो यही फार्माकोलॉजी का स्कोप है कि अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आपका अगर नॉलेज अच्छा है, तो यू कैन गाइड द पीपल टू डू राइट रिसर्च इन अ राइट वे इन अ गिवन सर्कमस्टांसेस। लेकिन जो अभी इंडियन जो हमारे रिपोर्ट है सर, अभी भी हम बहुत सारे ड्रग्स फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है हमारे कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है सर। तो क्या आपको क्या लगता है कि सर इसमें कैसे बढ़ाया जाए इसको? और जो वैक्सीन आज हम बना रहे हैं सर, जैसे पहले की जो वैक्सीन आती थी, अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे जो डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर, उनको बधाई देना चाहूँगा कि बहुत ही कम टाइम में वैक्सीन का इन्वेंट किया गया। तो क्या सर आने वाले समय में और भी हम इतने फास्ट ग्रोथ मेडिसिन और वैक्सीन हम देख सकते हैं? देखिए, ये दौर जो था पिछला 2 साल का दौर, इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड टाइम, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। And as you already congratulated the stakeholders, even I would like to congratulate the government of India, the researchers, the academicians, the pharmaceutical industry, and even the people, general population, because इन सब ने मिलके जो एकजुट दिखाई है, and we never had witnessed such kind of drug development process, vaccine development process for that matter, कि इतने कम टाइम में वैक्सीन का मार्केट में अवेलेबल होना अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है। 100%, बिकॉज सब लोगों ने अपना जो काम था काफी मेटिकुलसली किया, जल्दी से किया, एंड लॉट ऑफ प्रोसेसेस वर मोर ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, दोज वर कट डाउन शॉर्टली, एंड उसकी वजह से काफी टाइम बच गया। एंड होपफुली अगर यही पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं आगे भी, ना कि सिर्फ कोविड के लिए, बाकी ड्रग्स के लिए भी, तो हो सकता है कि बाकी नॉर्मल ड्रग डेवलपमेंट, वैक्सीन डेवलपमेंट का जो पीरियड है वो भी हम काफी कम कर सकते हैं, मतलब अगर यही प्रोसेस हमने फॉलो की आगे भी। तो सर मैं फोकस करना चाहूँगी सेकेंड ईयर स्टूडेंट मेडिकल जो अभी अभी मेडिकल ज्वाइन किए हैं। सर आप फार्माकोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, राइट? तो सर मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो एग्ज़ाम में SAQ, LAQ जो पैटर्न लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे हमें अच्छा स्कोर हो सकता है, आप प्लीज़ बताइए इस बारे में। ये उनके लिए बेनिफिट होगा जो लोग अभी अभी सेकेंड ईयर में आए हैं। देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसका मतलब दिस क्वेश्चन आई हैव फेस्ड मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम सेवरल स्टूडेंट्स, एंड गुड दैट यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन अगेन। तो इसका आंसर ये है कि आपको जो हमारा जब मतलब टाइम था जब क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो क्वेश्चंस वेर वेरी जनरलाइज क्वेश्चंस, बट अभी जो पैटर्न नया आया है NMC का, उसमें क्वेश्चंस काफ़ी स्पेसिफिक है कि आपको एक लेते हैं बात लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की, LAQ की, तो आपको एक मेनी टाइम्स क्वेश्चन रहता है कि वो केस बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको अंडरस्टैंड आपने अच्छे से कर लिया, उसका अगर आपको डायग्नोसिस काफ़ी अच्छे से आता है, तो उसके जो आंसर्स है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि उस पेशेंट को क्या हुआ है, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, और उसके मार्क्स भी आपको मतलब डिवाइड करके दिए हुए हैं। So rather than writing general things, read the question very carefully, और उसमें देखिए कि पूछा क्या है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको जो पता है वो लिखना है, ये देखना है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है, what is expected from you. So when you read the question carefully, now long question का प्रॉब्लम बोल सकते हो, या तो आपके लिए तरीका है कि
पहले तो आपके कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका डायग्नोसिस ही वो केस ही आपने रॉन्ग तरीके से डायग्नोस किया तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन का मार्क्स जाने का चांसेस है। तो स्टडी इस तरीके से करिए कि आपको केस बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड अगर अच्छे से लिख पाते हो या तो अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर है तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का इतना डिफिकल्टी होना नहीं चाहिए। तो ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस है, मतलब आपको हर एक डिसीज एरिया है, हर एक थेरेपी एरिया है, तो उसका क्लासिफिकेशन आना चाहिए, उसका एग्जांपल्स आने चाहिए कैटेगरीज के, उसके साइड इफेक्ट्स आने चाहिए, उसकी आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आनी चाहिए, उसकी इंडिकेशंस आनी चाहिए। अगर उस ड्रग के बारे में कोई स्पेसिफिक फीचर्स है अपार्ट फ्रॉम द प्रोटोटाइप ड्रग, तो हर एक ड्रग का अपना अपना खुद का एक नेचर है। तो वो ये पैटर्न अगर आपको सब पता है तो आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। सो ये अगर आपको हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में क्लासिफिकेशन, एडवर्स इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, प्रिकॉशंस, ये सब चीजें आपको अगर अच्छे से आती है तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आप अच्छे से लिख पाओगे। सर इसी से रिलेटेड मेरा भी एक क्वेश्चन है आपसे। बहुत सारे जो बच्चे हैं सब सेकेंड ईयर में, वो क्या करते हैं LAQ SEQ, उसमें क्या करते हैं अगर कुछ टॉपिक नहीं मालूम है तो पेपर भरना है तो कुछ भी डालते हैं। तो सर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके पास आया है कि बच्चों का पेपर चेक करते समय या वाइवा लेते समय सर आपको अनप्रेडिक्टेबल आंसर मिला हो बच्चों से? काफी बार होता है ऐसा कोई इंसिडेंट सर? अभी मतलब MBBS के पेपर में नहीं था, ये दूसरा कोई एक मे बी आई डोंट रिमेम्बर द स्ट्रीम, बट उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फुल फॉर्म ऑफ NSAID जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। तो उसमें किसी ने लिखा था नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ समथिंग समथिंग। सो इनफैक्ट मुझे रहा नहीं गया कि मैंने उसका मतलब दैट वाज एन इंटरनल एग्जामिनेशन, तो मैंने उसको फोटोग्राफ खिंचवा लिया था। तो जब भी मुझे स्ट्रेस आता था फार्माकोलॉजी के बारे में, मतलब बोर हो रहा था, तो मैं वो फोटो देख के खुद ही हंसने लगता था कि मतलब क्या गलती हो गई, कि हमारी गलती हुई इनको सिखाने के लिए, क्या वो हमको ब्लफ करना चाह रहे हैं? मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि पेपर भर दिया तो सर कुछ पढ़ेंगे नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। टीचर्स दे हैव मोर एक्सपीरियंस, दे नो व्हाट टू रीड, एंड उनकी जो नजर होती है वो गलती निकालने में मतलब ज्यादा माहिर होते हैं टीचर लोग। तो जानबूझ के टीचर के लिए ऐसा लिखोगे तो पकड़े जाओगे। सर अभी बीच में देखा गया है कि जब एग्जाम होते हैं तो कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जब नहीं आता है तो 1000 या 2000 का नोट अपने आंसर शीट में डाल देते हैं। सर कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके सामने हुआ है कि आपके पास आंसर शीट की जगह में पैसे का नोट आया हो? नहीं, ऐसा तो मतलब फॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा नहीं आया है, एंड आई वुड स्ट्रांगली डिस्करेज सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। इनफैक्ट आई वुड द फर्स्ट पर्सन टू ब्लैकलिस्ट दैट पेपर, एंड पॉसिबली तो मतलब ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, और ऐसा किसी ने करना भी नहीं चाहिए। आई मीन एज क्लियर एज दैट।